एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक जब कोठी पहुंचा तो रात का 1:30 बज रहा था। दरवाजा तुफैल ने खोला। शारिक रिक्शे को अंदर ले आया और उसे गिराज के सामने खड़ा कर दिया। तुफैल से बोला, तुम्हें तो कल वापस आना था। तुफैल ने कहा, वो जी डॉक्टर नहीं मिला था, इसलिए मुझे रात वहीं रहना पड़ा। शारिक अंदर आ गया। दरवाजा रजिया ने खोला था। शारिक ने उससे नौलखे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो सो रहा है। शारिक ने समीना वाले कमरे में झांक कर देखा। समीना और शापरी सो रही थी। शारिक दूसरे कमरे में आ गया और बिस्तर पर गिर गया। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए लेटते ही सो गया। नौलखे से शारिक की मुलाकात सुबह हुई। बीमारी ने वाकई उसे निचोड़ कर रख दिया था। शारिक कुछ देर तक उससे बातें करता रहा। फिर उसने डॉक्टर अहमद को फोन किया। डॉक्टर अहमद इस गिरोह का पुराना और काबिल एतमाद आदमी था। शारिक एक मर्तबा जब जख्मी हुआ था तो मासी मेहरा के घर पर डॉक्टर अहमद ही ने उसका इलाज किया था। वो गिरोह के दूसरे आदमियों का भी इलाज करता रहा था। शारिक ने फोन पर डॉक्टर अहमद को नौलखे के बारे में बताया और कोठी का पता समझाने के बाद फोन बंद कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद डॉक्टर अहमद पहुंच गया। उसने तफसील से नौलखे का मुआयना किया, फैसलाबाद वाले डॉक्टर की रिपोर्ट्स और उसके लिखे हुए नुस्खे देखे। फिर एक नुस्खा लिख कर शारिक की तरफ बढ़ाते हुए बोला, परेशानी की कोई बात नहीं है। इन दवाओं के इस्तेमाल से 1-2 दिन में बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में कई रोज लगेंगे। इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। शारिक ने तुफैल को भेजकर दवाएं मंगवा ली। डॉक्टर अहमद अभी वहीं था। वो देर तक शारिक से शहर के हालात के बारे में बातें करता रहा। उसका तज्जिया ये था कि राय आम्मा हाजी और हुकूमत के खिलाफ थी। अवाम को इस बात का गुस्सा था कि हाजी तो सामने मौजूद हैं, तो उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता। पुलिस शारिक और समीना ही के पीछे क्यों पड़ी है। डॉक्टर अहमद के जाने के बाद शारिक नौलखे के पास बैठा बातें करता रहा। शारिक 2-3 दिन घर से नहीं निकला। डॉक्टर अहमद नौलखे को देखने के लिए दिन में 1 मरतबा जरूर आता था। कदीर भी टेलीफोन पर उसे रोजाना शहर की सूरत हाल से आगाह कर रहा था। और फिर शारिक को वो इत्तला भी मिल गई जिसका उसे शिद्दत से इंतजार था। उस वक्त रात के 9 बजे थे। समीना रजिया के साथ मिलकर बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही थी। शारिक को दरवाजे में देख कर समीना मुस्कुराती बोली, भूख लग रही है? बस अभी 10 मिनट में खाना लग जाएगा। शारिक बोला, भूख भी लग रही है और एक जरूरी काम से जाना भी है, इसलिए खाने का मामला अगर जल्दी हो जाए तो बेहतर है। शारिक अपने कमरे में आ गया। उसके 2 मिनट के बाद समीना भी पहुंच गई। बोली, क्या जरूरी काम है, कहाँ जाना है? शारिक बोला, कसूर, बल्कि उससे भी आगे। इंस्पेक्टर उस्मान से इत्तला मिली है कि हाजी के आदमी आज रात 1 बजे 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना लेकर हुसैन वाला के करीब से भारत की सरहद पार करेंगे। उस पार्टी की कयादत हाजी का दामाद अब्दुल शकूर करेगा। हमने उन्हें सरहद पर पहुंचने से पहले ही रोकना है। समीना की आंखों में चमक उभर आई। बोली, गुड, हमारे साथ और कौन कौन जाएगा? शारिक बोला, पप्पू और जफरी के अलावा शापरी भी साथ होगी। शापरी इस मिशन में अहम रोल अदा करेगी। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, सब लोग इकट्ठे जाएंगे? शारिक ने नफी में गर्दन हिलाई। बोला, नहीं, मैं जफरी और पप्पू को फोन कर दूंगा। वो हमसे पहले कसूर पहुंच जाएंगे और एक मुकर्रर जगह पर हमारा इंतजार करेंगे। हम भी खाना खाते ही रवाना हो जाएंगे। समीना बोली, खाना तकरीबन तैयार हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। तुम शापरी को बता दो, मैं खाना निकलवाती हूँ। उसके थोड़ी ही देर के बाद शापरी कमरे में दाखिल हुई। उसे समीना ने भेजा था। उसने सवालिया निगाहों से शारिक की तरफ देखा। बोली, कहीं जाना है? शारिक बोला, हाँ, तुम तैयार हो जाओ, हम खाना खाते ही यहाँ से निकल जाएंगे। फिर कुछ सोच कर बोला, ये मिशन खतरनाक होगा, इसमें जान भी जा सकती है अगर तुम। शापरी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। बोली, तुम्हारे लिए जान की परवाह कब की है? शारिक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी। बहरहाल तुम तैयार हो जाओ, हम खाना खाते ही यहाँ से निकलेंगे। शापरी चली गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद खाना लग गया। शापरी ने वही पुराना अफगानी लिबास पहना जो उसने अभी तक संभाल कर रखा हुआ था। उस वक्त ये लिबास उसने शारिक की फरमाइश पर पहना था। खाने के बाद समीना ने भी लिबास बदल लिया। उसने हस्बे मामूल जीन्स और टी-शर्ट पहनी। ये लिबास गोया उसका ट्रेडमार्क बन गया था। अखबारात में जब भी उसके बारे में कोई खबर शाया होती, जीन्स और टी-शर्ट का हवाला जरूर दिया जाता। खाने के बाद शारिक मेज से उठते हुए बोला, तुम लोग यहीं इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। समीना ने उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। बोली, मेरा ख्याल है तुम हाजी वाली गाड़ी की बात कर रहे हो।
जो दूसरी कोठी के गैराज में खड़ी है। लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि हाजी ने उस गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखवा रखी है और हर पुलिस वाले के पास उसका नंबर मौजूद होगा। अगर रास्ते में किसी ने इस गाड़ी को चेक किया तो। शारिक बोला, मैंने एक तरीका सोच लिया है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, अलबत्ता तुम दोनों को बुर्का पहनना होगा। समीना बोली, वो तो हम पहन लेंगे, लेकिन गाड़ी यहाँ लाने की बजाय हम तुम्हारे साथ चलते हैं, वहीं से निकल जाएंगे। शारिक बोला, तो ठीक है चलो। समीना ने बुर्का पहन लिया और शापरी ने चादर ओढ़ ली जो बुर्के ही की तरह थी। माँ जी और रजिया उन्हें बातें करते और तैयार होते देखती रहीं, लेकिन उन्होंने कोई बात न की। बिलाखिर शारिक ने खुद ही कह दिया, माँ जी हम शहर से बाहर जा रहे हैं, वापसी सुबह तक होगी, आप लोग परेशान ना हो। माँ जी ने दुआएं की, अल्लाह के सुपुर्द बेटा। वो तीनों कोठी से निकलकर गलियों में चलने लगे। उस वक्त अगरचे रात के 9:45 बजे थे, लेकिन गलियों में लोगों की आमदोरफ्त बराए नाम ही थी। अगर मुतवस्सत तबके का इलाका होता तो गलियों में रौनक होती, लेकिन वसी और इस कोठियों पर मुश्तमिल उस इलाके में शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा जाता। वो तकरीबन 15 मिनट के बाद कोठी पहुंच गए। समीना चाबियां लेकर आई थी। शापरी उस कोठी को भी हैरत से देख रही थी। शारिक अंदर दाखिल होकर अंदरूनी कमरे से गैराज में पहुंच गया। उसने कार का इंजन स्टार्ट करके उसे चेक किया। इंजन बेहतरीन हालत में था, अलबत्ता टैंकी में पेट्रोल कम था। शारिक ने गैराज का गेट खोलकर गाड़ी बाहर निकाल कर रोक ली और नीचे उतरकर दोबारा गैराज में दाखिल हो गया। गेट बंद करके वो अंदरूनी कमरे में आ गया। शारिक का गैर मामूली पिस्तौल उसी कोठी में था और हाजी के साले इलियास का पिस्तौल भी यहीं था। वो पिस्तौल उसने समीना के हवाले कर दिया और अपना पिस्तौल शर्ट के नीचे पतलून की बेल्ट में उड़स लिया। उसका हुलिया अब भी ड्राइवरों जैसा ही था। गाड़ी कोठी के गेट से निकालकर समीना ने गेट को ताला लगा दिया और शारिक की हिदायत के मुताबिक वो भी पिछली सीट पर शापरी के साथ बैठ गई। उन दोनों ने चेहरे इस तरह ढांप रखे थे कि सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। शारिक गाड़ी को इचरे की तरफ ले आया और उसे शहर से बाहर जाने वाली फिरोजपुर रोड पर मोड़ दिया। लेकिन उस सड़क पर तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद शारिक को गाड़ी की रफ्तार हल्की करनी पड़ी। 3 पुलिस वाले सड़क पर खड़े थे। शारिक ने इधर उधर देखा, आसपास पुलिस की कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। शारिक ने पुलिस वालों के करीब पहुंचकर गाड़ी रोक ली। उनमें 2 कांस्टेबल थे और एक एएसआई। कांस्टेबलों के पास राइफलें थीं और नौजवान एएसआई के हाथ में रिवॉल्वर था। एएसआई बड़ी गहरी नजरों से कार की नंबर प्लेट देख रहा था। फिर वो शारिक वाली साइड पर आ गया। गुर्राहट भरे लहजे में बोला, नीचे उतरो, ये गाड़ी किसकी है? शारिक ने नीचे उतरकर जवाब दिया, ये गाड़ी हाजी अफजाल की है सर जी। एएसआई ने उसे घूरा, बोला, तुम कौन हो? शारिक ने कहा, मैं हाजी अफजाल का ड्राइवर हूँ सर जी, ये उनके घर की बीबियां हैं, इन्हें गांव ले जा रहा हूँ। क्या बात है सर जी? ऑफिसर बोला, थाने में इस गाड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट है। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। ओह, ये गाड़ी आज सुबह मिल गई थी जी। हाजी साहब ने एसपी साहब को इसकी बाजियाबी की इत्तला भी दे दी थी, आप चाहें तो तस्दीक कर लें, यहाँ आसपास कोई टेलीफोन होगा। एएसआई ने कहा, तुम्हें ये गाड़ी लेकर हमारे साथ थाने चलना होगा ताकि इस गाड़ी के बारे में तस्दीक की जा सके। शारिक एकदम हत्थे से उखड़ गया। बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है थानेदार, हाजी अफजाल के घर की बीबियों को थाने ले जाएगा? तुम हाजी को नहीं जानते? मुजंग के थानेदार ने हाजी के घर पर छापा मारने की हिमाकत की थी, उसे नौकरी से निकाल दिया गया और अपनी हिमाकत पर वो आज तक रो रहा है। क्या तू भी यही चाहता है? उसका लहजा बदलते देखकर एएसआई गड़बड़ा गया। बोला, मैं इन खवातीन को थाने नहीं ले जाना चाहता, मैं तो गाड़ी के बारे में तस्दीक करना चाहता हूँ। शारिक गाड़ी में बैठते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, हिम्मत हो तो रोक लो, और गाड़ी के बारे में तस्दीक करना चाहते हो तो एसपी को फोन कर लो। पीछे बैठी हुई समीना ने ऊंची आवाज में कहा, ये कौन बदतमीज है ड्राइवर? शारिक बोला, नया भर्ती हुआ है बेगम साहिबा जी, इसे अभी मालूम नहीं है कि बड़े आदमियों के ड्राइवरों के साथ कैसे बात की जाती है। समीना बोली, इसका नाम मालूम करो, सुबह वापस आकर मैं खुद एसपी से इसकी शिकायत करूंगी। एएसआई खिड़की पर झुकते हुए बोला, माफी चाहता हूँ बेगम साहिबा, मुझे मालूम नहीं था। समीना ने नागवार से लहजे में उसकी बात काट दी। बोली, बताने के बावजूद तुम जिद कर रहे हो, ड्राइवर गाड़ी चलाओ। शारिक ने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी और पुलिस वाले गाड़ी को देखते रह गए। शारिक ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, कैसी रही बेगम साहिबा जी? जवाब में समीना और शापरी ने जोरदार कहका लगाया। शारिक भी उनके साथ शामिल हो गया। समीना बोली, बाद में जब इसे पता चलेगा कि इस गाड़ी में समीना और शारिक थे तो शायद ये अपने आप को गोली मार ले। शारिक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क के दोनों तरफ खेत थे, कहीं कहीं कोई आबादी भी थी जहां मध्यम रोशनियां नजर आ रही थी। शारिक कार की रफ्तार बढ़ाता गया। कसूर शहर अभी दूर ही था कि फजा में चमड़े की बू महसूस होने लगी। कसूर वालों का ये बहुत बड़ा अलमिया था कि उस शहर के अंदर और गिरदोनिवाह में छोटी बड़ी बेशुमार फैक्ट्रीज थीं। चमड़ा साफ करने और रंगने के इन कारखानों की वजह से एक तरफ फजा में आलूदगी थी और दूसरी तरफ आबादी के अंदर और उनके चारों तरफ गंदगी के ढेर थे।
रिहायशी इलाकों की गलियों में और हर तरफ गंदे पानी के जौहड़ थे। इन जौहड़ों में कारखानों से बहने वाला वो पानी जमा होता था जिनमें केमिकल्स शामिल होते। इस आलूदा पानी की वजह से न सिर्फ शहरियों की सेहत मुतासिर हो रही थी, बल्कि आसपास की ज़राई अराजी भी वीराने में तब्दील होती जा रही थी। केमिकल मिला हुआ ये गंदा पानी जमीन में जज्ब होकर पीने के पानी में भी शामिल हो रहा था, जिससे इस शहर में तरह तरह की बीमारियां फैल रही थीं। इस शहर के बासी आए दिन एहतजाज करते रहते थे, मगर हुक्मरानों के कानों पर जूं तक न रेंगती। शहर में दाखिल होने के बजाय शारिक ने गाड़ी को उस सड़क पर घुमा लिया जो शहर के बाहर ही से होती हुई दूसरी तरफ जाकर गंडा सिंह वाला और हुसैन वाला की तरफ जाने वाली सड़क से मिल गई। फजा में बदबू इस कदर शदीद थी कि समीना और शापरी ने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया। शहर से कई मील दूर निकल जाने के बाद उन्होंने सुकून का सांस लिया। समीना बोली, तौबा, कितनी गंदगी है इस शहर में। शारिक ने कहा, यह गंदगी और फजाई आलूदगी चमड़े के उन कारखानों की वजह से है जिनकी यहाँ भरमार है। मुझे तो हैरत है कि यहाँ के लोग जिंदा कैसे रह रहे हैं। उसने कार की रफ्तार कम कर ली थी। एक तो सड़क टूटी फूटी थी और दूसरे उसे एक खास जगह की तलाश थी। वो सड़क के किनारे हर संगे मील को बड़े गौर से देख रहा था। बिलाखिर उसने एक जगह गाड़ी रोकी। सड़क से जरा हटकर खेतों में एक खंडर नुमा मकान था। शारिक ने गाड़ी रोककर 2 मरतबा हेडलाइट्स जलाए बुझाए। उसके थोड़ी देर के बाद ही 2 आदमी खंडर से निकलकर सड़क पर आ गए। उन दोनों के हाथों में क्लैशनकोफें थीं। वो जफरी और पप्पू थे। जफरी ने कार के डैशबोर्ड पर लगी हुई घड़ी देखते हुए कहा, आधा घंटा बाकी है। आने से पहले मैंने फोन करके इंस्पेक्टर उस्मान से तस्दीक की थी। उसकी इत्तला यही है कि सुरमई रंग की पजेरो ठीक 1 बजे रात गंडा सिंह वाला पहुंचेगी। पजेरो में 3 आदमी होंगे। एक आदमी गंडा सिंह वाला से उनके साथ शामिल हो जाएगा और वो लोग हुसैन वाला से तकरीबन निस्फ मील बाईं तरफ सूखे दरिया से सरहद पार करेंगे। शारिक ने पूछा, यह कन्फर्म है कि वो लोग इसी रास्ते से आएंगे? जफरी ने कहा, हाँ, गंडा सिंह वाला यहाँ से सिर्फ 2 मील दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। शारिक बोला, ठीक है, हम यहीं पर इंतजार करेंगे। शारिक ने कार को खेतों की तरफ मोड़ लिया। 3-4 कमरों पर मुश्तमिल वो मकान बिल्कुल खंडर था। छत किसी कमरे में भी नहीं थी। चंद दीवारें भी टूटी हुई थीं। शारिक ने कार खंडर के पास ले जाकर इस तरह खड़ी कर दी कि वो दीवारों के पीछे छुप गई। सड़क की तरफ से कार को नहीं देखा जा सकता था। वो तीनों भी कार से उतर आए। समीना ने बुर्का और शापरी ने चादर उतार कर कार की पिछली सीट पर डाल दी। शारिक उन सबको समझा रहा था कि उन्हें क्या करना है। शापरी को सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी का सामना था। शारिक ने उससे कहा, डरना मत, हम तुमसे चंद गज के फासले पर होंगे। उन लोगों को कुछ समझने का मौका दिए बगैर हम उन पर काबू पा लेंगे। शापरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं दूंगी। अगर मेरे सामने खड़े रहकर वो अपने हवास पर काबू पा लें तो मेरा नाम बदल देना। उसने अचानक ही अपनी कमीज के गिरबान पर हाथ डालकर जोरदार झटका दिया और उसकी फ्रॉक नुमा कमीज पेट तक फट गई। जफरी और पप्पू बदहवास से होकर उसकी तरफ देखने लगे। फिर वो रुख बदल कर खड़े हो गए। शारिक शापरी को घूरते हुए बोला, समझ गया, तुम क्या करना चाहती हो, फिलहाल कमीज ठीक करो। शापरी ने कमीज के दोनों फटे हुए किनारे समेट लिए। वो सब कसूर से आने वाली सड़क की तरफ देख रहे थे। रात का 1 बज चुका था, लेकिन अभी तक किसी गाड़ी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। शारिक ने पप्पू को सड़क के दूसरी तरफ भेज दिया। वो सड़क के किनारे से जरा हटकर खेतों में बैठ गया। 1:10 पर बहुत दूर किसी गाड़ी के हेडलैंप्स की रोशनी दिखाई दी। वो होशियार हो गए। रोशनियां करीब आ रही थीं। वो लोग खंडर से निकलकर सड़क के करीब खेत के किनारे पर आ गए और पौधों में छुपकर बैठ गए। शारिक ने एक बार फिर जफरी और शाहपरी को समझा दिया कि उन्हें क्या करना है। जफरी ने अपनी राइफल समीना के हवाले कर दी और शाहपरी को इशारा किया। शाहपरी पौधों में रेंगती हुई सड़क के बिल्कुल करीब आ गई। जफरी उससे चंद कदम पीछे था, लेकिन फिर वो भी शाहपरी के करीब पहुंच गया। हेडलैंप्स की रोशनियां करीब आ गईं। शारिक ने अंदाजा लगा लिया था कि वो पजेरो ही थी, क्योंकि उसके हेडलैंप्स किसी कार के मुकाबले में किसी कदर ऊंचे थे। पजेरो अभी तकरीबन 200 गज दूर थी कि शारिक ने शाहपरी को इशारा किया। वो खेत से निकलकर सड़क की तरफ दौड़ने लगी। साथ ही वो बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रही थी। शाहपरी सड़क पर पहुंच रही थी कि जफरी ने भी खेत से निकलकर उसके पीछे छलांग लगा दी और सड़क के ऐन किनारे पर उसे दबोच लिया। शाहपरी गिर गई। जफरी उससे गुत्थम गुत्था हो रहा था। शाहपरी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इस खींचातानी में उसकी कमीज कुछ और फट गई। पजेरो करीब आ रही थी। जफरी ने शाहपरी का एक बाजू पकड़ लिया और उसे खेत की तरफ खींचने लगा। वो बार बार करीब आती हुई पजेरो की तरफ देख रही थी। शाहपरी सड़क पर घिसटते हुए हलक फाड़ कर मदद के लिए चीख रही थी। उसने एक हाथ पजेरो की तरफ उठा रखा था, जैसे उसे रुकने का इशारा कर रही हो। पजेरो अभी तकरीबन 100 गज दूर थी। शाहपरी ने जफरी से अपना हाथ छुड़ा लिया और उठकर सड़क पर दौड़ने लगी। जफरी ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी और चंद कदम के बाद ही उसने दोबारा शाहपरी को पकड़ लिया। इस मर्तबा शाहपरी के बाल उसके हाथ में आ गए।
पजेरो में 3 आदमी बैठे हुए थे। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर हाजी अफजाल का दामाद अब्दुल शकूर था। उन लोगों ने सड़क पर यह मंजर देखा तो चौंक गए। अब्दुल शकूर ने ड्राइवर को इशारा किया। उसने एक्सेलरेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। जफरी पजेरो की तरफ देख रहा था। पजेरो की रफ्तार एकदम तेज हो गई और फिर वो ब्रेकों की चरचराहट की आवाज के साथ उनसे चंद गज के फासले पर रुक गई। जफरी अब भी शाहपरी को बालों से पकड़े घसीटने की कोशिश कर रहा था। पजेरो रुकते ही 2 आदमी नीचे उतरे। उनमें एक ड्राइवर था और दूसरा पिछली सीट से उतरा था। अब्दुल शकूर अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में पिस्तौल था, जबकि नीचे उतरने वाले ड्राइवर के पास क्लैशनकोफ और दूसरे आदमी के हाथ में भी पिस्तौल था। ड्राइवर ने जफरी को राइफल की जद में लेते हुए चीख कर कहा, ए छोड़ो इस लड़की को और पीछे हटकर खड़े हो जाओ। जफरी चीखा, कौन हो तुम लोग? ये हमारा जाती मामला है, इसमें कोई मुदाखलत न करे तो बेहतर है। जाओ जाओ अपना रास्ता नापो। ड्राइवर चीखा, छोड़ दो इस लड़की को, रास्ता नापो का बच्चा। कौन है ये लड़की? कहाँ से उठाकर लाए हो इसे? जफरी बोला, मैंने कहा ना ये हमारा जाती मामला है, तुम लोग जाओ। उसके लहजे से अंदाजा होता था कि वो बिल्कुल खौफजदा नहीं है। शाहपरी अपने आप को बदस्तूर छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीख रही थी, ये मुझे बस्ती से अगवा करके लाया है, बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। अब्दुल शकूर अपनी सीट पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। लड़की जवान और हसीन थी। वो दरवाजा खोलकर गाड़ी से नीचे उतर आया। वो जफरी पर पिस्तौल तानते हुए बोला, ए इस लड़की को छोड़ते हो या तेरी खोपड़ी उड़ा दूं। जफरी की आंखों में उलझन सी तैर गई। उसी लम्हे शाहपरी ने उसकी कलाई पर दांत काट दिया। जफरी बिलबिला उठा। शाहपरी ने एक झटके से अपने आप को छुड़ा लिया और अब्दुल शकूर की तरफ दौड़ी। जफरी उसके पीछे लपका, लेकिन ड्राइवर ने राइफल के इशारे से उसे रोक दिया। शाहपरी दौड़ती हुई अब्दुल शकूर से लिपट गई। वो चीखी, मुझे इससे बचा लो साहब जी, ये दरिंदा है, ये मुझे मार देगा। अब्दुल शकूर का दिल उछलकर हलक में आ गया। एक लम्हे को उसे यूं लगा जैसे उसका दिल पसलियों का पिंजर तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखता था उसमें किसी औरत का कुर्ब कोई नई बात नहीं थी। उसकी जिंदगी में कई औरतें थीं, लेकिन शाहपरी ने उसकी सांसों का तवाजुन बिगाड़ दिया। अब्दुल शकूर की हालत गैर हो रही थी। वो हकलाया, कौन हो तुम? कौन है ये आदमी? शाहपरी बोली, मैं कस्बे के करीब अफगानों की एक छोटी सी बस्ती में रहती हूँ। हम महाजिर हैं, रोजगार की तलाश में दर दर ठोकरें खाते फिरते हैं। तकरीबन 6 माह पहले यहाँ आए थे। यहाँ खेतों पर हमें काम मिल गया, लेकिन ये आदमी, ये तकरीबन 2 माह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। आज इसने अपने साथियों की मदद से मुझे अगवा किया। मुझे बस्ती से निकाल लाने के बाद इसके साथी किसी और तरफ चले गए और ये मुझे इस खंडर में ले आया। इसने धमकी दी कि अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगी तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। मेरे इनकार पर इसने दस्तराजी शुरू कर दी, मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। मैं मौका पाकर भाग निकली। अगर आप लोग इस तरफ ना आते तो ये मुझे मार डालता। अब्दुल शकूर ने कहा, फिक्र मत करो, अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसके दिल की धड़कनें बदस्तूर बेतरतीब थीं। वो जफरी की तरफ देखते हुए बोला, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। जफरी खौफजदा सा होकर उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। ड्राइवर और उसका साथी भी चंद कदम आगे बढ़कर रुक गए। शाहपरी अब भी अब्दुल शकूर से लिपटी हुई थी। उसका एक हाथ मुसलसल हरकत कर रहा था। अब्दुल शकूर के पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें दौड़ रही थीं। शाहपरी का हाथ जब उसके पिस्तौल वाले हाथ में पहुंचा तो उस वक्त भी उसे ख्याल ना आया कि उसके साथ किसी किस्म का धोखा हो सकता है। शाहपरी ने इत्मीनान से उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया और फिर दूसरे ही लम्हे उसने एक कदम पीछे हटकर पिस्तौल अब्दुल शकूर की कनपटी से लगा दिया। फिर गुर्राते हुए बोली, अपने आदमियों से कहो असलहा फेंक दें, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। अब्दुल शकूर को यूं लगा जैसे उस पर एटम बम फट पड़ा हो। उसके दिमाग में धमाके से होने लगे। ड्राइवर ने यह सूरत हाल देख ली थी। अब्दुल शकूर ने बड़ी जल्दी अपने आप को संभाल लिया। वो बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गया। दाएं तरफ से एक चीखती हुई निस्वानी आवाज सुनकर वो सब उछल पड़े। कोई गोली मत चलाए, तुम लोग चारों तरफ से हमारे घेरे में हो। ये समीना की आवाज थी। शाहपरी ने बड़ी तेजी से पजेरो की तरफ छलांग लगाई। ड्राइवर ने भी बड़ी फुर्ती से घूमकर आवाज की तरफ क्लैशनकोफ का ब्रस्ट मारा। उसके जवाब में उन पर 3 अतराफ से गोलियां बरसने लगीं। शारिक, समीना और सड़क के दूसरी तरफ से पप्पू ने बैक वक्त फायर खोल दिए। ड्राइवर और उसका साथी छलनी होकर गिर पड़े। अब्दुल शकूर भी सड़क पर इस अंदाज में बैठा जैसे उठकर भागने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन वो अपनी जगह से हरकत न कर सका। उसे अगरचे कोई गोली न लगी थी, लेकिन सूरत हाल ने उसे हवास बाख्ता कर दिया था। समीना और शारिक वगैरह खेतों से निकलकर सड़क पर आ गए। अब्दुल शकूर उन्हें देखकर उछल पड़ा। समीना के हाथ में क्लैशनकोफ थी जिसका रुख अब्दुल शकूर की तरफ था। उसे अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई नजर आने लगी।